Hi guys, welcome back to our channel or welcome to our channel, your educator friend, a new learning space for you all. So, in today's lecture, we are going to start with our first unit for 12th class macroeconomics. Its unit name is National Income and Related Aggregates. So today's we are going to start with first unit of macroeconomics, national income and related aggregates. This unit contains 10 marks in your overall weightage, okay, and this 10 marks is divided into 1, 3, 6 and 1, 3 and 6 marks questions in your final exam. So let's start with first chapter of this unit, part 1 for today's class. तो आज हम कुछ फर्स्ट हाफ इसका कंप्लीट करने वाले हैं. बेसिकली यहाँ पर हम जो आज बात करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू मैक्रो इकनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकनॉमिक्स इन डिटेल. ठीक है, and then further we'll continue with our chapter in coming lectures and coming parts of this chapter. Okay, so in today's video we are starting with first chapter, circular flow of income. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मैक्रो इकनॉमिक्स. as you can see on the board that it's macroeconomics. Macroeconomics, the term macro is driven with the Greek word macros, which means large. Macroeconomics deals with the overall performance of an economy. It is concerned with the study of problem of an economy like inflation, unemployment, poverty, etc. ठीक है, तो मैक्रो इकनॉमिक्स ये थी डेफिनेशन वाइज. अगर हम वैसे बात करें एक्सप्लेनेशन में तो मैक्रो इकनॉमिक्स जो वर्ड ड्राइव हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है दैट इज़ माक्रोज. ठीक है, माक्रोज का मीनिंग जो होता है वो होता है लार्ज. तो मैक्रो इकनॉमिक्स जो डील करता है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है इकनॉमी की उसके साथ डील करता है. ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम. और यहाँ पर जो प्रॉब्लम फोकस की जाती है दैट इज़ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स नेशंस प्रॉब्लम, कि जो पूरे नेशन में प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसके बारे में ये बात करता है. इनकम रेट, व्हाट इज़ द इनकम जनरेटेड, व्हाट आर नेशनल इनकम जनरेटेड ड्यूरिंग दिस ईयर. तो यहाँ पर जो मैक्रो इकनॉमिक्स है वो ओवरऑल इकनॉमी के बारे में चेक रख रहा है और उसके साथ साथ बड़े प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो कि नेशन वाइज कुछ इम्पोर्टेंस रखती है. फादर ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स पे चलते हैं. फादर ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स इज जॉन मेनार्ड कीन्स. इनको शॉर्ट में जेएम कीन्स के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी दैट इज़ द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. तो इन्होंने इस नाम से एक बुक लॉन्च करी थी जिसमें इन्होंने मैक्रो इकनॉमिक्स को ड्राइव किया. और इसी बुक के बाद इन 1936 इन्होंने ये बुक लॉन्च करी. और इसी बुक के बाद एज एन इकनॉमिस्ट लोगों को नीड महसूस हुई कि हाँ, माइक्रो इकनॉमिक्स कहीं ना कहीं लैक कर रहा है. माइक्रो इकनॉमिक्स सारे सेगमेंट्स पे बात नहीं करते हैं. एज यू ऑल हैव स्टडीड माइक्रो इकनॉमिक्स इन क्लास 11th, और उसमें आपने देखा होगा कि माइक्रो इकनॉमिक्स जो है ना सिर्फ इंडिविजुअल सेगमेंट्स पे बात करता है, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म्स. तो मतलब उसका जो एरिया ऑफ स्टडी है ना वो बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है. वो पूरी इकनॉमी के सेगमेंट्स पे बात नहीं कर पा रहा है. और इसी कमी को देखते हुए एक और ब्रांच बनाई गई इकनॉमिक्स की जो कि कोई और नहीं थी, मैक्रो इकनॉमिक्स थी. ठीक है, तो मैक्रो इकनॉमिक्स इज डिफाइंड एज इट्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स विच स्टडीज इट इज़ एरर. वेट अ सेकेंड, let me erase it. Just a second. Okay, so there is a grammatical mistake in this. Oh my god, just a second. Done. Okay, moving on. Which studies economic problems at a level of an economy as a whole. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि पूरी
जो कि पूरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है, जो भी इकोनॉमी में अराइज हो रही हैं एक साथ एज अ होल, मतलब एक साथ फोकस करता है पूरी इकोनॉमी पे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। इन वर्ड्स ऑफ एम.एच. स्पेंसर, एम.एच. स्पेंसर एक इकोनॉमिस्ट हैं और ये कुछ बोलना चाहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इनके बारे में, इनसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद द इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो पूरी इकोनॉमी के साथ कंसर्न्ड है, मतलब पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है और लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इट, और पूरी इकोनॉमी के जितने बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं उसको डिटेल में स्टडी करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अटेंशन इज़ फोकस्ड ऑन सच प्रॉब्लम as the level of unemployment, rate of inflation, the nation's total output and other matters of the economy। तो मेनली ये कहना चाहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग देख रहा है, लार्ज सेगमेंट्स पे बात कर रहे हैं। ऑल्सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो अटेंशन होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे होता है, इनकम जनरेशन पे होता है, मतलब पूरी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स फेस की जाती है, महंगाई पे होता है, इन्फ्लेशन पे होता है, रिसेशंस पे होता है, व्हाट बिजनेस आर ग्रोइंग, व्हाट एन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग एट ओवरऑल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर हम बेसिकली पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं और उसके बड़े बड़े सेगमेंट्स को एक साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब फोकस एक पे नहीं है, यहाँ पर अब फोकस पूरी दुनिया में जितने कंज्यूमर्स हैं, जितने प्रोड्यूसर्स हैं, सबके ऊपर कलेक्टिवली होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ आई होप क्लियर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इसी के साथ आगे चलते हैं, वेयर इट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक वो ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की जो तुमने ऑलरेडी क्लास 11th में स्टडी करी थी। हमारी 11th में 2 बुक्स होती हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो 11th क्लास में ऑलरेडी तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो और मैक्रो 12th क्लास में 2 बुक्स आ जाती हैं फिर से, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम एक बार फिर से इसी सेम डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है तुम्हारे क्लास 11th में ऑलरेडी है, यही सेम डिफरेंस तुम क्लास 11th में भी पढ़ते हो इन योर चैप्टर नंबर 1, और इसी सेम डिफरेंस को आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं और एक ट्विस्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन एंड while completing it I'll tell you the twist of it. Okay, so starting with microeconomics versus macroeconomics। तो micro versus macro पढ़ते हैं। तो सबसे पहला basis है meaning। Microeconomics is that part of economic theory which studies, there is a grammatical mistake, I can correct it, इज़ नहीं आएगा, विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक वो ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करती है। आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ी थी, और अगर थोड़े बहुत भी चैप्टर के नेम्स याद हो तो you will remember that we have studied theory of consumer, theory of producer, demand supply, market, equilibrium price, equilibrium quantity। तो वहाँ पर बेसिकली जो हमारा मेन फोकस रहता था ना, वो एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट पे, एक प्रोड्यूसर पे रहता था कि कोई एक कंज्यूमर एक सामान ख़रीदना चाहता है, कोई एक प्रोड्यूसर एक सामान बेचना चाह रहा है। तो वहाँ पर जो फोकस था वो सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स पे रहता था। उसी को देखते हुए डेफिनेशन लिखी गई है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हमने पढ़ी, एक बार ये डेफिनेशन फिर से स्टडी करते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which studies, here again grammatical mistake, which studies the behavior of aggregates of economy as a whole। तो ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ रही है, ये वो ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी को, पूरे नेशन को एक साथ स्टडी कर रही है मिलाकर। फिर है टूल्स, सेकंड पॉइंट, डिमांड और सप्लाईज़ के टूल्स रहा करते थे। इंडिविजुअल डिमांड, कंज्यूमर की साइड से डिमांड होती थी, प्रोड्यूसर की साइड से सप्लाई होता था। तो ये डिमांड और सप्लाई शो करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स रहने वाले हैं वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई रहने वाले हैं। एग्रीगेट्स डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हम पढ़ने वाले हैं।
अगर आपको नहीं पता है, एग्रीगेट वर्ड का मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि हम जब किसी चीज़ को कलेक्टिवली पढ़ते हैं ना, कि छोटे छोटे यूनिट्स को एक साथ मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम एग्रीगेट कहते हैं। ये मीनिंग है एज़ पर इंग्लिश, की नॉर्मल जर्नल मीनिंग है इंग्लिश। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का अगर मैं रफ़ मीनिंग अभी तुम्हें दूँ तो उसका मीनिंग ये है कि एग्रीगेट डिमांड जो है, पूरे जितने भी कंज्यूमर्स हैं इकनॉमी में, सारे मिलकर डिमांड कर रहे हैं सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए। जितने भी इकनॉमी में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डिमांड जो सारे कंज्यूमर्स कर रहे हैं वो होती है एग्रीगेट डिमांड। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस बुक ओनली। चैप्टर नंबर 7 में इसको हम स्टडी करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो तब थोड़ा और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव पे, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली हम प्राइस ऑफ कमोडिटी या कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में घूमते थे। जैसे कंज्यूमर का मेन कंसर्न क्या होता है, अगर आप कंज्यूमर हैं, आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, आपका मेन कंसर्न क्या रहेगा कि वो चीज़ मुझे कितने में पड़ रही है, मुझे उसका प्राइस कितना पड़ रहा है, वो रहेगा। अगर ऐसी एक प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर का मेन कंसर्न क्या रहेगा, प्रोड्यूसर सोचेगा कि मेरे कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे पता चल जाए कि कोई सामान अगर मैं बेच रहा हूँ मार्केट में तो उसकी मुझे लागत कितनी लग रही है, कितना अमाउंट मुझे पड़ रहा है उस चीज़ को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेन कंसर्न यही रहता था कि कंज्यूमर को प्राइस कितना पड़ रहा है और प्रोड्यूसर को कॉस्ट कितनी पड़ रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम, जैसे कि मैंने बोला कि हम बड़े सेगमेंट्स पे बात कर रहे हैं, अब हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, अब एक की बात नहीं हो रही है, अब पूरे नेशन की बात हो रही है। तो पूरे नेशन में अगर आप गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, तो आप क्या मेन कंसर्न देखेंगे कि मेरी इकनॉमी के लोग कमाए, उनके पास रोज़गार होना चाहिए और उनके पास कमाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मेन कंसर्न इनकम और एम्प्लॉयमेंट रहता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का जो मीनिंग होता है वो मैं पहले एक बार आपको बता देती हूँ कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है कि कितने एरिया तक वो स्टडी की जा रही है, स्टडी का एरिया कितना छोटा या कितना बड़ा है, उसको हम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कहते हैं। कि जो एरिया ऑफ स्टडी है, फील्ड ऑफ स्टडी है, वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिमिटेड हो गए ना, हम उसी पर्सन पे स्टॉप हो गए। मेरा मेन कंसर्न इस टाइम पे क्या है कि मुझे उसको सेटिस्फाई करना है। अगर वो मेरी शॉप पे आए तो मुझे उसको ऐसा सामान देना है जो उसको सेटिस्फाई करे और वो आगे कंटिन्यू करता रहे आना। तो यहाँ एरिया ऑफ स्टडी कितना रहा, छोटा रहा, कि मेरे को एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, मेरे को एक प्रोड्यूसर से सामान खरीदना है, इतने तक। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एरिया ऑफ स्टडी होता है वो हाईएस्ट तक पहुंच जाता है। हाईएस्ट क्यों? क्योंकि हम नेशन की बात कर रहे हैं और नेशन में एक चीज़ तो होती नहीं है, एक इकनॉमी में 10 चीज़ें होती हैं। और 10 भी मैं कम बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इकनॉमी में सेक्टर्स इतने होते हैं और फिर उन सेक्टर्स के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, इकनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही होती है, इकनॉमिक सिचुएशंस चल रही होती है। तो उसको देखते हुए जो एरिया ऑफ स्टडी हो जाता है वो हाईएस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एरिया ऑफ स्टडी हमारा हाईएस्ट रहता है। अजम्पशंस पे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो अजम्पशन रहती है वो ये रहती है कि मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। अब जैसे हम किसी एक पे, जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी, हमने एक पे फोकस किया, तो जब हम एक पे फोकस कर रहे हैं तो हम औरों पे फोकस कर ही नहीं पाएंगे। हमारा मेन कंसर्न सिर्फ उस एक पर्सन से है, बाकी की सारी दुनिया ब्लर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अज्यूम किया जाता है कि जब आप माइक्रो पढ़ेंगे ना तो आप मैक्रो वेरिएबल्स, जो भी मैक्रो की चीज़ें हैं, उसको कांस्टेंट मानेंगे कि उसका कोई रोल प्ले है ही नहीं हमारी इकनॉमी में। जैसे कि क्लास 11 में हमने जब एक कंज्यूमर पढ़ा तो और कितने लोग हैं हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, एक प्रोड्यूसर पढ़ा तो और कितने प्रोड्यूसर्स हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ा। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर कि माइक्रो के टाइम पे आप मैक्रो को इग्नोर कर देंगे, आप औरों के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। माइक्रो वेरिएबल्स जब आप पूरी इकोनॉमी को देख रहे हैं, पूरे नेशन को देख रहे हैं, क्या आप एक कंज्यूमर पे फोकस कर पाएंगे? जब आप हज़ारों लाखों कंज्यूमर्स को देख रहे हैं तो आप एक कंज्यूमर को
नहीं इतना फोकस कर पाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पे इतना नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं बट फिर भी आप नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसमें जब आप सब की बात कर रहे हैं ना, तो आप एक की बात कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अदर नेम पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट 1। कमिंग वीडियोस में इसके आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट notification for our upcoming videos. Thank you and bye bye.